हे क्लास 10th स्टूडेंट, कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशंस। 26 अप्रैल से आपके एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, तो आई होप कि आप बहुत मेहनत कर रहे होंगे अपने एग्जाम्स के लिए। अपनी मेहनत को 100% तक लाने के लिए क्या करना चाहिए, पता होना चाहिए कि एग्जाम को अटेम्प्ट कैसे किया जाए। करेक्ट। तो यहाँ पर हम यही देखने वाले हैं आज की वीडियो में कि साइंस एग्जाम को अटेम्प्ट कैसे किया जाए। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली आपका टर्म 2 के बेसिस पे है कि हमारा जो सब्जेक्टिव पेपर है उसमें हम ज्यादा से ज्यादा मार्क्स किस तरीके से ला सकते हैं, अपने हर एक आंसर को परफेक्टली किस तरीके से फ्रेम कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इस तरीके का सीबीएसई ने सैंपल पेपर अपना जारी किया था। यहां पर आपने देखे कि किस तरीके से सैंपल पेपर आपको भेजे गए हैं सीबीएसई के द्वारा, और साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि किस तरीके से मार्किंग स्कीम है। तो आज हम उसी पे डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरी वीडियो को अच्छे से देखें, अच्छे से समझें, क्योंकि यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको नोट भी करने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं तो ये फर्स्ट पेज है, सेकंड पेज, थर्ड पेज। ठीक है, तो आपका जो फर्स्ट पेज पे सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस हमको पढ़ने चाहिए। क्या है? ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। सारे ही क्वेश्चंस कंपलसरी हैं। द क्वेश्चन पेपर हैज 3 सेक्शन। 3 सेक्शन होंगे, ए बी सी, और टोटल कितने क्वेश्चंस होने वाले हैं? 15 क्वेश्चंस। ठीक है, सेक्शन ए में 7 क्वेश्चंस होंगे, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। सेक्शन बी में 6 क्वेश्चन होंगे, कितने मार्क्स का क्वेश्चन होगा? हर एक 3 मार्क्स का। और सेक्शन सी में 2 क्वेश्चंस होंगे जो कि केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो ये आपके किसी में केमिस्ट्री और फिजिक्स वाले हो सकते हैं, किसी में फिजिक्स और बायो वाले हो सकते हैं। तो ये डिपेंड करेगा आपके सीबीएसई पे, वो कौन से सब्जेक्ट का केस बेस्ड स्टडी ले रहा है। तो आपको सारे ही प्रिपेयर करने हैं। तो हमें यहां से पता लग गया 3 सेक्शन है। पहले सेक्शन में 7 क्वेश्चंस आने वाले हैं, हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का है? 2। सेक्शन बी में 6 क्वेश्चंस हैं, हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का है? 3। और सेक्शन सी में कितने क्वेश्चंस हैं? 2 क्वेश्चंस होंगे जो कि केस स्टडी क्वेश्चंस हैं, और हर एक क्वेश्चन का मार्क कितना है? 4। Internal choices have been provided in some question. A student has to attempt only one of the alternative in such questions. आपको यहाँ पर choices भी मिलेंगी क्वेश्चंस में कि या तो आप ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करें या फिर ये वाला। तो इस तरीके से आपको टोटल 15 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, और आपको टोटल 2 आवर्स का टाइम है, टोटल मार्क्स हैं 40। तो इस तरीके से आपका ये है जनरल इंस्ट्रक्शंस। तो मैंने आपके लिए क्या किया है, एक केमिस्ट्री का क्वेश्चन उठाया है, एक बायो का और एक फिजिक्स का। तो आपको पता लगे किस तरीके से हर एक सब्जेक्ट की मार्किंग स्कीम है, किस तरीके से आपको लिखना है। यहां पर सबसे पहले बात करते हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चन की, किस तरीके से आपको मार्क्स अलॉट होंगे। तो ये सीबीएसई का सैंपल पेपर ही हमने लिया है। द डायग्राम बिलो शोज ऑफ पार्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। एक पीरियोडिक टेबल का पार्ट दे दिया, 3 एलिमेंट के नाम दे दिए, डब्ल्यू वाई जेड। तो यहाँ पर पूछा गया है 2 क्वेश्चन, विच एलिमेंट वुड रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड बिटवीन द 2 एलिमेंट डब्ल्यू एंड जेड विच विल हैव अ बिगर एटॉमिक रेडियस एंड वाई। अब देखो यहाँ पर आपको किस तरीके से आंसर देना है। सब्जेक्टिव पेपर है, ध्यान रखना स्टेप वाइज और कीवर्ड, ये 2 चीजें हैं। एक तो स्टेप वाइज, दूसरा है कीवर्ड। ये आपके 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, यानी कि 1 नंबर होगा आपका इसका और 1 नंबर होगा आपका इसका। करेक्ट। तो यहां पर अब किस तरीके से आंसर लिखें, तो कौन से एलिमेंट हैं जो कि कोवेलेंट कंपाउंड बनाएंगे। तो कोवेलेंट कंपाउंड कैसे बनता है भाई आपका, जब शेयरिंग होती है। और शेयरिंग कैसे होती है, जब आपके दोनों नॉन मेटल हो। तो ये दोनों ही आपके नॉन मेटल की कैटेगरी में आ गए, जेड एंड वाई, इसलिए ये दोनों क्या बनाएंगे? कोवेलेंट कंपाउंड। तो यहाँ पर हमने लिखा है वाई एंड जेड, वाई का हाफ मार्क हो गया और जेड का हाफ मार्क हो गया। बिटवीन द 2 एलिमेंट डब्ल्यू एंड जेड विच हैव अ बिगर एटॉमिक रेडियस। तो किसका एटॉमिक रेडियस ज्यादा है? आपका डब्ल्यू आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं कि जेड और डब्ल्यू, जब हम डाउन टू द ग्रुप जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करता है, अक्रॉस द पीरियड डिक्रीज करता है। इसलिए डब्ल्यू का जो एटॉमिक रेडियस है वो ज्यादा होगा, क्योंकि डाउन टू द ग्रुप एटॉमिक रेडियस इंक्रीज कर रहा है। क्यों इंक्रीज कर रहा है? क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज कर रहे हैं। तो यहां पर आपने देखा इस डब्ल्यू लिखने का आपको हाफ मार्क मिलेगा।
और रीजन लिखने का आपको हाफ मार्क मिलेगा और आपको ये मिल गए 2 मार्क्स। ठीक है, तो आप जितना भी थ्योरी पोर्शन लिखते हैं इनके मेन मार्क्स हैं। अगर आपने y एंड z लिखा है तभी आपको पूरे हाफ हाफ इक्वल्स टू 1 यानी कि 1 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप 2 मार्क्स के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। तो हमने क्या देखा, पॉइंट टू पॉइंट, कौन से पॉइंट पे, कौन से कीवर्ड पे आपको नंबर मिलने वाले हैं। ठीक है, तो आप जो भी आप थ्योरी पोर्शन लिखे हैं, चाहे आप पूरा पेज भर दीजिए, अगर आपने कीवर्ड नहीं लिखे हैं आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन बहुत डायरेक्ट होते हैं, आप तुरंत लिख सकते हैं, है ना। 2 मार्क्स के क्वेश्चन में तो जैसे इसने पूछा y एंड z, ये तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, जैसे गैस ए फाउंड इन द अपर लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर इज अ डेडली पॉइजनस बट इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग बीइंग्स। द अमाउंट ऑफ दिस गैस स्टार्टेड डिक्लाइनिंग शार्पली इन द 1980s. Identify gas A, how it is formed at higher levels of the atmosphere. Why is it essential for all living beings? State the cause for the depletion of this gas. अब ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब यहाँ पर कैसे पता लगेगा कि मार्किंग स्कीम क्या रहेगी? भाई 1 नंबर का ये हो सकता है, 2 नंबर का ये हो सकता है, या फिर 2 नंबर का ये हो सकता है और 1 नंबर का ये हो सकता है। तो देखते हैं किस तरीके से हम इसको आंसर करेंगे। सबसे पहले तो गैस का नाम क्या है, ओजोन। यहां पर आपको हाफ मार्क्स मिलने वाला है। ठीक है, अब रीजन भी पूछा है उसने, हाउ इट इज फॉर्म्ड एट हायर लेवल्स ऑफ द एटमोस्फेयर। तो यहां पर जो हाफ मार्क हो गया वो हो गया ओजोन, कि हमने गैस ए को आइडेंटिफाई किया है। और 1 मार्क का ये है, हाउ इज इट फॉर्म्ड एट हायर लेवल्स ऑफ द एटमोस्फेयर। तो यहाँ पर 1 मार्क्स इसका आपको मिलने वाला है। तो यहाँ पर अगर हम देखा जाए तो ओजोन को हमें हाफ मार्क मिल गया। किस तरीके से फॉर्मेशन हो रही है, अब 2 चीजें हैं, या तो आप थ्योरी पॉइंट में सारा लिख दो, ठीक है, तब आपको 1 मार्क मिल जाएगा, या फिर आप रिएक्शंस दिखा दो कि भाई ऑक्सीजन ने यूवी के साथ रिएक्ट करा तो हमें नेसेंट ऑक्सीजन मिला। ये नेसेंट ऑक्सीजन अगर अगेन किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो हमें ओजोन मिल जाता है। तो या तो आप ये पूरा थ्योरी लिख दें, है ना, थ्योरी लिख दें, या फिर आप ये लिखें। पर ध्यान रखिएगा जब भी आप इक्वेशन लिख रहे हैं, अगर आपने इक्वेशन सही नहीं लिखी है तो आपको मार्क्स नहीं अलॉट होंगे। तो इसलिए ध्यान रखिएगा जब भी आप इक्वेशन लिख रहे हैं तो बिल्कुल सही इक्वेशन लिखें। अगर आपकी इक्वेशन गलत हो गई तो वहां पर आपको कोई भी मार्क्स अलॉट नहीं होगा। तो इस तरीके से ये हाफ मार्क आपको यहाँ मिला और 1 मार्क यहाँ पर मिला। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं बी पार्ट में क्या कह रहा है, व्हाई इज इट एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग बीइंग, स्टेट द कॉज फॉर द डिप्लीशन ऑफ दिस गैस। तो भाई सबसे पहले आपको इसका आंसर देना पड़ेगा, क्यों एसेंशियल है, क्योंकि यूवी रेज को रोकता है। आपको यही लिखना है और आपको मिल गया आधा नंबर, इसका हाफ मार्क आपको यहाँ पर मिल गया। स्टेट द कॉज फॉर द डिप्लीशन ऑफ दिस गैस। अब यहाँ पर देखना आपको किस तरीके से मार्किंग स्कीम दी गई है। आपने अगर क्लोरोफ्लोरोकार्बन लिखा है, इसी की वजह से क्या होता है, ओजोन लेयर डिप्लीट होता है। तो यहाँ पर जो आपने CFC लिखा है इसका आपको हाफ मार्क मिलने वाला है। आपने ये टर्म यूज किया है, ये कीवर्ड यूज किया है, एग्जैक्ट आंसर यूज किया है, दैट इज योर क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसका आपको हाफ मार्क्स मिल गया। अब ये कहाँ यूज होता है, ये रेफ्रिजरेंट्स में यूज होता है, आपका फायर एक्सटिंग्विशर्स में यूज होता है, इसका भी आपको हाफ मार्क मिल गया। तो टोटल आपका 20 में कितना आपको मार्क्स मिल रहा है, 1.5। ये बी क्वेश्चन में आपको 1.5, ए क्वेश्चन में भी आपको 1.5, तो टोटल हो गया ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन। इस तरीके से आपको 3 मार्क्स के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, है ना। अगर आपसे एक ही क्वेश्चन पूछा गया है तो वो 1 मार्क का होगा, उसमें अगर 2 पार्ट पूछ दिए गए तो आप डिवाइड करना उसमें कि यहाँ पर ये कितने कितने मार्क्स में हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगर उसने हर एक में, जैसे यहाँ पर दोनों में ही उसने 2-2 स्टेटमेंट दी थी कि पहले गैस ए को आइडेंटिफाई करो और हाउ इट इज फॉर्म, तो हाफ मार्क इसका हो गया, 1 मार्क इसका हो गया। अब मैं यहाँ पर बात करूं तो हाफ मार्क इसमें हो गया, वाई इज इट एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग बीइंग, और आपका 1 मार्क इसमें हो गया, स्टेट द कॉज फॉर द डिप्लीशन ऑफ दिस गैस। तो इस तरीके से आपको मार्क्स को डिवाइड करना होगा। नेक्स्ट, अब केस स्टडी क्वेश्चन में देखो, जब आपके पास सेक्शन सी लिखा हुआ है ना, तो अगर आपने सैंपल पेपर को ध्यान से देखा होगा तो यहां पर और पार्ट लिखा हुआ है ना। तो ये और पार्ट किसका है, ये क्या पूरे क्वेश्चन का और पार्ट है कि सिर्फ सी पार्ट का और पार्ट है। तो ये ध्यान रखना, ये वहां पर दिया गया है जो थर्ड पार्ट है, यानी कि जो सी पार्ट है
उसका ये और क्वेश्चन है, उसका ये ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन है। तो या तो आप इसको अटेम्प्ट करें या फिर आप इसको अटेम्प्ट करें। गलती से भी ये मत सोच लेना कि इस पूरे क्वेश्चन का और पार्ट ये है, नहीं, ये सिर्फ सी क्वेश्चन का और पार्ट है, सी का ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन है ये। या तो आप इस वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए या तो आप इस वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है। ये बात ध्यान से बिल्कुल ध्यान रखना, गलती मत कर देना, क्योंकि 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, 4 मार्क्स क्वेश्चन इट इज, ओके। तो केस स्टडी के क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से पढ़ना। सीबीएसई ने जब सैंपल पेपर रिलीज किया है वहीं पर सेक्शन सी के ऊपर ही लिखा है कि ये जो और पार्ट है वो सिर्फ क्वेश्चन सी का, ठीक है, जो पार्ट सी है उसका ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन है। आप इसको ध्यान से अटेम्प्ट कीजिएगा, ठीक है। अब भाई केस स्टडी क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करें, किस तरीके से मार्किंग स्कीम है। यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हो रहा है, इसके बेसिस पे आपसे 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। थर्ड क्वेश्चन में आपके पास इंटरनल चॉइस है कि या तो आप ऊपर वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करें या नीचे वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। तो आपके पास अब देखो, एक क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज द प्रिंसिपल विच अंसारी सर इज ट्राइंग टू डेमोन्स्ट्रेट। तो उन्होंने कहा है कि हमने एक स्प्रिंग ली, ठीक है, उसे मैग्नेट से बांधा, फिर उसके बाद एक हमारे पास कॉइल है, उसमें मूव कराया, बताओ कौन सा प्रिंसिपल यहाँ यूज हो रहा है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, कैसे मैग्नेट मूव कर रहा है, इंड्यूस करंट हो रहा है, तो यहाँ पर इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं या इस प्रिंसिपल को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। तो आपने जो ये कहा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसके ही आपको 1 नंबर मिलेंगे, ठीक है। जैसे ही आपने ये वर्ड लिखा आपको 1 मार्क अलॉट हो गया। Next question, what will be observed when the magnet start oscillating through the coil? Explain the reason behind this observation. अब देखो यहाँ पर आपके पास 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक ये क्वेश्चन एक ये क्वेश्चन। तो यहाँ पर there will be induced current in the coil due to relative motion between magnet and the coil. हाफ मार्क है इसके, ठीक है, इस लाइन के हो गए हाफ मार्क। ये आपके पहले पार्ट का आंसर हो गया। एक्सप्लेन द रीजन, रीजन क्या है, चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कॉइल जनरेट इंड्यूस्ड करंट। तो हाफ मार्क मिले हैं आपको यहां से यहां तक के। इस तरीके से आपको 1 मार्क अलॉट किया गया है इस बी पार्ट का, ठीक है। नेक्स्ट, कंसीडर द सिचुएशन वेयर द मैग्नेट गोज इन एंड आउट ऑफ द कॉइल, स्टेट 2 चेंजेस व्हिच कुड बी मेड टू इंक्रीज द डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर। तो यूजिंग अ स्ट्रॉन्गर मैग्नेट और यूजिंग अ कॉइल विद मोर नंबर ऑफ टर्न, इसके आपको कितने मिल रहे हैं, 2 मार्क्स मिल रहे हैं, ठीक है। आपको यहां पर थ्योरी एक्सटेंड करनी पड़ेगी, ये सिर्फ मैंने आंसर, ये पूरा आंसर नहीं है आपका, ये आपके सिर्फ कीवर्ड्स हैं। यहां पर जो यूज किए गए हैं ये कीवर्ड्स हैं, इन कीवर्ड्स के बेसिस पे आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। बट ये मत सोचना कि हम सिर्फ इतना लिख के आ जाए, थोड़ी आपको थ्योरी भी लिखनी पड़ेगी। तो उस थ्योरी में आपको ये जो 2 कीवर्ड्स हैं ये यूज करने पड़ेंगे, यूजिंग अ स्ट्रॉन्गर मैग्नेट, सेकेंड यूजिंग अ कॉइल विद मोर नंबर ऑफ टर्न्स। इसी के आपको 2 मार्क्स मिलने वाले हैं, ये आपके कीवर्ड्स हैं, ठीक है। अब इसका और पार्ट, या तो आप सी ऑप्शन को अटेम्प्ट कीजिए, सी पार्ट को अटेम्प्ट कीजिए, पहला वाला क्वेश्चन, इसका और पार्ट था ना, वो और पार्ट ये है, इज देयर एनी डिफरेंस इन द ऑब्जर्वेशन इन द गैल्वेनोमीटर व्हेन द मैग्नेट स्विंग इन एंड आउट ऑफ द स्टेशनरी कॉइल, जस्टिफाई योर आंसर। अगर इन मूव करती है या फिर आउट मूव करती है तो किस तरीके से डिफ्लेक्शन होता है। तो अगर आप इसमें मूव इनटू द कॉइल देन इट डिफ्लेक्ट्स टुवर्ड द लेफ्ट, if it is moving out of the coil then it deflect toward the right। तो हाफ मार्क इसका हो गया, हाफ मार्क्स इसका हो गया 1 मार्क। दिस इज ड्यू टू द चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। ये रीजन क्या है, क्यों डिफ्लेक्शन शो कर रही है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है associated with the coil as the magnet move in and out। और आप ऐसे कह सकते हैं the flux increases when the magnet goes in and out, decreases when the magnet goes out। तो यहां पर मैग्नेट अगर मूव कर रहा है तो फ्लक्स चेंज हो रहा है, इसका आपने जो रीजन दिया है ये आपका क्या हो गया, 1 मार्क का हो गया। तो इस तरीके से आपने 2 मार्क्स के क्वेश्चन को आंसर किया है। ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है आप किस तरीके से अपने आंसर को फ्रेम करते हैं। तो मैंने आपको पहले भी सबसे पहले एक लाइन बताई, एक तो आपका कीवर्ड, ठीक है, कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से
आप कीवर्ड यूज कर रहे हैं जो मेन पॉइंट है। आपने अगर प्रिंसिपल पूछा है तो प्रिंसिपल का नाम बोलिए। अगर आपने पूरी उसकी प्रिंसिपल की थ्योरी लिख दी, नहीं मिलेंगे मार्क्स। क्या लिखना है आपको? प्रिंसिपल का नाम पूछा है, प्रोसेस का नाम पूछा है, तो सबसे पहले प्रोसेस का नाम लिखिए, उसके बाद आपको जितनी थ्योरी लिखनी है आप लिख सकते हैं। देन स्टेप वाइज मार्किंग। देखो, हाफ मार्क इसमें मिला, हाफ मार्क आपको इसमें मिला और 1 मार्क इसमें मिला है, तो इस तरीके से हमारी स्टेप वाइज मार्किंग हुई है। तो सब्जेक्टिव पेपर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी यही 2 चीजें होती हैं। अगर आपके ये 2 चीजें आप फॉलो कर रहे हो तो आपको फुल मार्क्स मिलते हैं। आई होप आपको पता लग गया होगा आपके किस तरीके से आपको अपना साइंस का एग्जाम अटेम्प्ट करना है। टाइम मैनेज करके रखना। अगर आप सबसे पहले 4 मार्क के क्वेश्चन अटेम्प्ट अच्छे से कर सकते हैं तो बिल्कुल कीजिए। सबसे पहले आप 4 मार्क्स के अटेम्प्ट कीजिए, फिर उसके बाद 3 मार्क्स के एंड देन 2 मार्क्स के, ताकि आपका टाइम और आपको एक टेंशन नहीं होती ना जब आप पूरा इस तरीके से अटेम्प्ट करते हैं कि भाई बड़े बड़े क्वेश्चन तो हो गए, अब हम लेस मार्क्स वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, तो उसमें आप थोड़ा भी लिखते हैं तो भी चल जाता है, ठीक है। बट रिमेंबर, keywords and step wise, these are the 2 things you should keep in mind while you are giving or while you are attempting your question paper. Okay, so all the best for your exam. For more such video, stay tuned with Practically. Bring learning alive practically.